वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि मेड इजी। विधि मेड इजी पर आप सभी का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो कल का लेक्चर जो मैंने बनाया था सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो अपना नया वाला CRPC है उस पर, और वादा किया था कि अब से जो है वो डिले नहीं होगा, है ना। तो आज मैं आ गया, अब डिले नहीं करूंगा और आज मैं आ गया हूँ लेक्चर ले करके, जो कि कल हमारा लेक्चर अधूरा रह गया था। धारा नंबर 2H तक हमने जो किया था, है ना, हमने कंप्लेंट तक जो है कल के लेक्चर में देखा था। आज हम लोग उसको आगे देखेंगे। धारा नंबर 2I से लेकर के धारा नंबर 2 कहाँ तक है? X तक है ना, ये सॉरी 2Z तक है, इस बार बढ़ाया गया है, तो ये 2Z तक है। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं। और अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए फिर सेक्शन नंबर 2 का I जो है ना वो थोड़ा लेंदी था, इसलिए मैं इसे बोर्ड पर लेकर के आया। बाद बाकी कोई लेंदी है नहीं, बाद बाकी सिंगल लाइनर है। तो सेक्शन नंबर 2 के I में बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के बारे में, है ना। तो ये देख रहे हो, जितने भी चीजों के माध्यम से तुमने एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ के बीच अगर कम्युनिकेट किया होगा तो वह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आएगा। भले ही तुमने किसी डिवाइस का यूज करके उसको रिटन फॉर्म में हो, वर्बल फॉर्म में हो, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, ठीक है। अगर तुमने ऑडियो वीडियो के कंटेंट को ट्रांसमिट किया हो, ट्रांसफर किया हो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को के मदद से, जैसे मोबाइल फ़ोन हो, टेलीफोन हो, या फिर कोई वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ करके, कंप्यूटर का यूज़ करके, ऑडियो वीडियो प्लेयर का यूज़ करके, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, अगर तुम इन सब चीज़ों का यूज़ करके अगर वन पर्सन टू अनदर पर्सन के बीच में कम्युनिकेट करते हो तो वह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बीच में आएगा। बस इस सेक्शन का तात्पर्य यही था, कहने का जो तात्पर्य है इस सेक्शन का यही था। कोई बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है या बहुत घबराने वाला सेक्शन नहीं है, काफ़ी इजी है। बस यही है कि एक पर्सन से एक पर्सन के बीच में दूसरे पर्सन के साथ क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम कम्युनिकेट कर रहे हो इन चीज़ों की मदद से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके, और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके आइदर रिटन फॉर्म में हो, वर्बल फॉर्म में हो, ऑडियो वीडियो के फॉर्म में हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बीच में आएगा, है ना। समझ में आ गया? और कुछ भी नहीं था, लेकिन लेंदी था, इसलिए मुझे ये बताना पड़ा लिख करके कि भाई कहीं आप लोग जो है घबरा नहीं जाओ। प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोग, है ना। चलो सिरप कर दे, चलो जल्दी जल्दी। अब हमारा जो 2J आता है, I के बाद क्या आता है? J ही आता है ना, कुछ और भी आता है? बता दो प्यारे प्यारे बच्चों। अब हमारा जो 2 का J आता है वो क्या है भाई? हाई कोर्ट के बारे में बताएगा। ये कोई बताने वाली चीज़ है नहीं, सभी को पता है। सभी को पता है कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा ही होगा, है ना। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ थी नहीं बताने वाली, जो कि मैं अभी से बारीकी से बताऊं, ठीक है। बैरक में बस देख लेना कि 2J कहता किस, 2J के बारे में किसको कहा गया है, तो 2J में जो है हाई कोर्ट के बारे में कहा गया है, ठीक है। अब हमारा जो आता है 2K, अब जो हमारा क्या आता है? 2K, J के बाद क्या आता है? K में क्या आएगा? इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी को मतलब क्या? पूछताछ का, पूछताछ, है ना, ठीक है। 2K में इंक्वायरी है। इसमें क्या है कि ट्रायल से पहले, TRIAL, ट्रायल को हिंदी में क्या करते हैं हम लोग? विचारण। विचारण से पहले जो कुछ भी कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना, वो क्या होगा? इंक्वायरी होगा। होता है ना,
कंप्लेंट पिटीशन अगर लेके जाओ तो इंक्वायरी विटनेस होता है कि नहीं होता है, विटनेस का इंक्वायरी किया जाता है कि नहीं। तो ये ट्रायल से पहले का फेज है। अब कहोगे कि क्या सिर्फ कोर्ट ही करेगा, नहीं, पुलिस भी करती है इंक्वायरी, है ना। अब हमारे नए वाले कानून में कि अब अगर कोई एफआईआर लिखवाने जाता है या लेकर के जाता है तो पुलिस तुरंत एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी। 14 डेज का क्या होगा, प्रायर इंक्वायरी होगा कि वाकई में जो बंदे ने या जिसने भी जो भी इन्फॉर्मेंट है या जो विक्टिम है अगर इस तरह का कोई कंप्लेंट लेकर के आया है तो ये नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे जो है डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिए, पहले पता लगाएंगे कि वाकई में इस तरह का घटना घटा है कि नहीं घटा है। तो ये सभी चीज़ इंक्वायरी करने के बाद ही क्या होगा, एफआईआर तुम्हारा रजिस्टर्ड होगा। 14 डेज का प्रायर समय दिया गया है ना। तो ट्रायल से पहले जो कुछ भी कोर्ट के द्वारा किया जाएगा वो क्या होगा, इंक्वायरी होगा। इस दौरान तुमसे एविडेंसेस लेना नहीं है। देखो ना, पढ़ो तो एक बार बुक में देखो क्या लिखा है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, बता तो दिए जो ट्रायल से पहले, कंडक्टेड अंडर द संहिता बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, मैजिस्ट्रेट के द्वारा, दंडाधिकारी के द्वारा या फिर न्यायालय के द्वारा। ट्रायल से पहले जो कुछ भी किया जाएगा वो क्या होगा, इंक्वायरी होगा। समझे, यहाँ पर एविडेंसेस नहीं लिए जाते हैं, ठीक है ना। एविडेंसेस वगैरह कब लिए जाएंगे, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ट्रायल का समय आ जाएगा। अब प्रोसिक्यूशन को कहा जाएगा एविडेंस लेके आओ, डिफेंस को कहा जाएगा एविडेंस लेकर के आओ, फिर दोनों का क्या होगा, क्रॉस होगा ना, वो उसको क्रॉस कर रहा है, ये इसको क्रॉस कर रहा है, उसके बाद मार्शलिंग ऑफ एविडेंस होगा। तब रटा गया होगा तुम लोग को दिमाग में, इतना बार बार हम बोलते हैं, है कि नहीं। चलो ठीक है, पुलिस भी करती है कि नहीं इंक्वायरी, पूछताछ करती है ना आकर के, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है यार, क्या ही कहा जाए। अब इसके बाद आता है तुम्हारा 2 नंबर के बाद क्या आता है, एल। 2L में क्या आता है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, अन्वेषण, क्या करते हैं, अन्वेषण करना। अब बताओ इसके बारे में भी क्या सब कुछ बताना जरूरी है, ये तो शब्द से ही पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होगा। बेयर एक्ट में जो लिखा है सो लिखा है, नॉर्मली डे टू डे लाइफ में तो देखते ही होंगे, लॉ के स्टूडेंट हो तो न्यूज़ पढ़ते होंगे। फिर क्या कहते हैं, अभी जो कोलकाता रेप मर्डर केस हुआ है उसमें भी देखो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस जो है सब कुछ एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है। तो ये क्या है भाई, क्या है, सबको समझ में आ रहा है कि है क्या ये। खैर फिर भी एक बार बेयर एक्ट की भाषा भी देख लो, नहीं तो बोलोगे कि सर जो है बताए नहीं। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। देखो बोले तो कि पुलिस एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है, ठीक है, जहाँ पर एविडेंसेस को पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है, या अदर देन पुलिस ऑफिसर। तो अदर देन पुलिस ऑफिसर में कौन, मजिस्ट्रेट साहब एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे ना कि नहीं करेंगे। अगर एफआईआर के अलावा अगर कोई केस गया होगा कोर्ट में, जैसे कि कौन सा, मजिस्ट्रेट के पास जो कोर्ट में गया है कंप्लेंट केस, वहां पर एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बस सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बेयर एक्ट है ही पास में, देखते चलो। अब हमारा क्या आता है, एल के बाद क्या आता है भाई, एल के बाद आता है हमारा एम। एम क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, बड़ा ही सिंपल है। इसको हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, न्यायिक कार्यवाही, है ना, न्यायिक कार्यवाही। ये एक ऐसा फेज आता है जहां पर एविडेंसेस को क्या किया जाता है, ओथ पर, शपथ पर लीगली रजिस्टर किया जाता है या एडमिनिस्टर्ड करना, ठीक है ना। तो देखो बेयर एक्ट में भी यही चीज लिखा होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, जहां तुमसे शपथ पर एविडेंसेस लिए जा रहे हो, ठीक है ना, वो किसका पार्ट आएगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का पार्ट आएगा, बस सिंपल, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो भाई 2N पे हम लोग आते हैं। 2N का मतलब होता है लोकल ज्यूरिसडिक्शन, लोकल ज्यूरिसडिक्शंस, ठीक है ना, मतलब सामान्य
क्षेत्राधिकार, भाई सभी का अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है, चाहे पुलिस स्टेशन का ही क्यों ना बात करो, उसका भी सब क्षेत्राधिकार होता है कि वो फलाने जगह से फलाने जगह तक में उसका जो है एरिया आता है, वहीं तक के वो मामले को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है कि नहीं। उसी तरह कोर्ट का भी क्षेत्राधिकार होता है, हर कोर्ट में जितने भी मैजिस्ट्रेट होते हैं उनका क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है। दीप्ति सिंह चौहान जो हमारी मैजिस्ट्रेट हुआ करती थी उनका क्षेत्राधिकार था, जहाँ तक भी हो, बोरिंग रोड तक का हो। फॉर एग्जाम्पल ही मैं बता रहा हूँ, लतिका भारती जी जो है हमारे पटना में, उनका क्षेत्राधिकार बोरिंग रोड तक का है। मोहम्मद गुलाम है, ठीक है, हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या आसिफ नवाज जी जो हैं, इन लोगों का सभी का क्षेत्राधिकार जो है ना वो फिक्स रहता है कि उनका जो दायरा आएगा मामले का वो इतना से इतना तक ही रहेगा, ठीक है ना। कि मान लो कि खगौल से लेकर के फुलवारी तक का जो मामला है वो ये मैजिस्ट्रेट सुनेंगे, फिर फुलवारी से लेकर के तुमको गर्दनी बाग तक का जो मामला है वो ये मैजिस्ट्रेट सुनेंगे, उसी तरह तुम्हें फुलवारी से लेकर के खगौल तक का जितना भी मामला है वो दानापुर कोर्ट दानापुर पुलिस स्टेशन देखेगा। तो ये क्षेत्राधिकार के बारे में बात किया गया, दायरे के बारे में बात किया गया। देख लो एक बार वेयर एक्ट भी देख लो। लोकल jurisdiction in relation to a court or magistrate means the local jurisdiction are where within which the court or magistrate may exercise all or on its power under this Sanhita. Such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification. यही चीज तो मैं बताया कि सभी मैजिस्ट्रेट का हो अपना अपना क्षेत्राधिकार क्या होता है वो फिक्स रहता है, वो उसी क्षेत्राधिकार का उसी एरिया का जो है ना मामला देखेगा, सुनेगा जो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में आता होगा, अदरवाइज नहीं देखेगा, ठीक है। बस और कुछ तो था नहीं इसमें। चलो भाई, अब आता है हमारा 2O। 2O क्या है हमारा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कल मैं गड़बड़ा गया था, एक्चुअली पहले वाला जो सीआरपीसी हुआ करता था ना 2C का, 2C सीआरपीसी 1973 का, वो 2C में आता था कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कल तो 2C में क्या था भाई, बेलेबल ऑफेंस, जमानती है अपराध, तो वो पुराना वाला याद रहा मुझे। कभी कभार गड़बड़ा जाता है यार, इंसान ही है हम लोग, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग रोबोट हैं, सब कुछ याद रहेगा एक ही बार में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होगा, असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध क्या था, बड़ा किस्म का अपराध, जो हीनियस ऑफेंस से जो हुए होंगे वो संज्ञेय अपराध में आएंगे, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या भाई, छोटा अपराध, पेटी ऑफेंसेस, स्मॉल एंड पेटी ऑफेंस, छोटा अपराध है ना। अपने भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और स्मॉल क्राइम है कि नहीं, सॉरी पेटी ऑफेंस वही है, ठीक है ना। इसको क्या कह सकते हो, स्मॉल और पेटी ऑफेंसेस, ठीक है ना। ये जिसमें सजा का प्रावधान भी जो हो वो कम हो। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या, पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, पता होना चाहिए। एफआईआर कब रजिस्टर होता है, तो केवल और केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है ना। अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल मामला आया है थाने में तो पुलिस इसको जनरल डायरी में एंट्री करके, मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो है वो क्या करती है, मैजिस्ट्रेट को सबमिट करती है, और वहां से जो ऑर्डर आएगा उस अकॉर्डिंग वो काम करेगी। अदरवाइज एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नेसेसरी है रजिस्टर करना, ठीक है ना, ये मैंडेट है। किस केस में कहा गया था बताओ, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, भुला मत जाना, ठीक है ना। एफआईआर रजिस्टर करना है और इन्वेस्टिगेशन करना ही है एज पर 156 सीआरपीसी, जो कि अब कितना हो गया है 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भूल मत जाना, जो लोग भूल जा रहे होंगे तो एक बार पन्ना पलट लेना, ठीक है, नहीं तो फिर हम हैं ही क्या। अरे देखो हम लोग पढ़े नहीं। चलो एक बार 2 क्या कहता है ये भी देख लो। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant।
जाहिर सी बात है, कॉग्निजेबल केस में ही क्या होगा, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है ना। लेकिन कॉग्निजेबल में भी मैंने कल एक काट बताया, मैंने एक तोड़ बताया ना, अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का मामला, जिसमें क्या है कि अगर कॉग्निजेबल केस भी है लेकिन सजा का प्रावधान 7 साल या 7 साल से कम का है, तो वहां बिना वारंट के गिरफ्तार करने से पहले क्या होगा, 41A CRPC का नोटिस जारी होता है, जो कि अब 44 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का नोटिस जारी किया जाएगा। तभी जाकर के पुलिस क्या करेगी, गिरफ्तार कर पाएगी। अगर तुम कंप्लायंस नहीं करोगे उस नोटिस का, थाने में नहीं जाकर के सहयोग नहीं करोगे, तब तो पुलिस के पास अथॉरिटी है भाई, तुमको आएगी गिरफ्तार एनी हाउ कर देगी, ठीक है ना। या ये भी सुनना कि जब 44A का कंप्लायंस करने गए हो थाने में, अगर उस वक्त अगर थाने वाले को लगता है कि इसमें इसको गिरफ्तार करना अनिवार्य है, अदरवाइज ये भाग जाएगा, ये कर लेगा, तो पुलिस तुमको उस समय गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। तो ये ख्वाब में नहीं रहना कि हम सहयोग कर रहे हैं तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। पुलिस को अगर ऐसा सस्पेक्शन लगता है तुम्हारे बातों से, तुम्हारे हाव भाव से, ठीक है, कि ये गिरफ्तार करने लायक है, अब इसको गिरफ्तार कर लिया जाए, अदरवाइज ये भाग सकता है, ठीक है, ये फिर हमारे गिरफ्त में नहीं आएगा, तो तुम गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर 44A का नोटिस आया है, देखो 3 बार आता है, ठीक है, जनरली जो है 3 बार आता है, तो अगर पहली बार आया है तो तुरंत भागो सीधे कोर्ट और एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन फाइल कर दो, ठीक है ना, क्योंकि भाई कॉग्निजेबल केस में अगर नोटिस आया है तो पुलिस के पास तो पावर है बिना वारंट के तुमको गिरफ्तार करने का, तो भागो जल्दी एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए, मिल जाए तो वाह वाह, ना मिले कोई बात नहीं, तब तो तुम्हें जाना पड़ेगा कस्टडी में, है कि नहीं। चलो ठीक है, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, एन ही आता है ना, अच्छा एन हो गया था, ओ आ गया था, अब आएगा क्या भाई, टी आएगा। 2T में क्या होगा, नोटिफिकेशन, कोई बताने लायक नहीं है, ये सब बेकार है भाई, नोटिफिकेशन जिसको अधिसूचना कहते हैं, बेकार है, ठीक है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो अपने ऑफिशियल गैजेट में जो कुछ भी निकालेगा वो नोटिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद 2Q आते हैं, ऑफेंस। 2Q में क्या है, ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब सभी को पता है क्या होता है, अपराध। अरे होता है कि नहीं होता है, बताओ क्या लिखा है बेल एक्ट में, पढ़ लो जरा, क्या कहता है, ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ, जिसे लॉ के द्वारा पनिशेबल बताया गया है, ठीक है, बनाया गया है, उस एक्ट और ओमिशन को क्या कहेंगे हम लोग, ऑफेंस कहेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो भाई बेकार है ये सब, बेल एक्ट में बस देख लिया करना। पी आ गया, क्यू आ गया, उसके बाद क्या आएगा भाई, 2R आएगा। 2R में क्या होगा, 2R में होगा तुम्हारा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। प्रैक्टिकल बात है, सभी को पता है कि हर थाने में कौन होते हैं, हमारे SHO साहब होते हैं ना, SHO होते हैं ना, स्टेशन हाउस ऑफिसर। अरे कोई एप्लीकेशन लिखते हो, FIR वगैरह कुछ भी का, सनहा वगैरह, तो इन्हीं को ना लिखते हो। अब ये इनके पास गया, ये क्या करेंगे कि अपने जो नीचे ऑफिसर है, जैसे कि तुम्हारा कौन बताओ, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं ASI रैंक का या सब इंस्पेक्टर रैंक का है, ठीक है ना, तो उसको क्या करेंगे ये लोग भाई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाएंगे तुम्हारे वाले केस में, है कि नहीं। खैर ये सब प्रैक्टिकल बात हम बस बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये बनेगा। अगर मान लो कि ये थाने में उस दिन प्रेजेंट नहीं है तो इसके नीचे रैंक वाला जैसे ASI ये होगा, ये मौजूद होना चाहिए, ठीक है ना। ये मान लो किसी कारणवश एब्सेंट है, तब कोई तबीयत खराब है या चुनाव वगैरह के किसी काम में अगर बिजी है तो ये रहना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए। और साथ ही साथ याद रख लेना कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ASI रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ होगा, इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, है ना, कांस्टेबल के रैंक से ऊपर होना चाहिए, यानी ASI SI, ठीक है ना, ये होना चाहिए। खैर देखो क्या कह रहा है,
Officer in charge of police station includes when the officer in charge of the police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duty. The police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable. यही तो कहा कि माननीय साहब अगर ये एब्सेंट हैं तो ये बात हटाओगे, ये सब प्रैक्टिकल बात है, छोड़ो। माननीय अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर साहब अगर एब्सेंट हैं तो इनका जो नेक्स्ट रैंक का होगा, मतलब नीचे वाला रैंक का जो होगा, जो कि कांस्टेबल के रैंक से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। इस रैंक से ऊपर वाला जो भी बीच में कौन आएगा, पुलिस ऑफिसर जो होगा वही ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहलाएगा। बस यही कहा है, ठीक है? अरे ठीक है ना भाई, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कुछ छूट तो नहीं गया ना? चलो, 2R के बाद आएगा S। अब क्या आएगा, S। R के बाद क्या आता है, S। S में क्या है, प्लेस। तो जानने वाली चीज ये क्या लिखा है, प्लेस इंक्लूड हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल, जो कुछ भी है ये क्या है, प्लेस है, ठीक है। 2T में क्या आएगा तुम्हारा, पुलिस रिपोर्ट आएगा, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। 2T में क्या है, पुलिस रिपोर्ट। जब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेगा, जब पुलिस जो है अपना इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा, कंप्लीट कर लेता है, तो पुलिस का क्या कार्य होता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद, कि वह इस रिपोर्ट को क्या करे, कोर्ट में सबमिट करे। कोर्ट में क्या करेगा, सबमिट करेगा। अर्लियर अगर बात करें CRPC में, ये 173 के 2 में सबमिट होता था, चार्जशीट जाता था, फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। लेकिन अब अगर बात करें तो ये तुम्हारा किस में, 193 में जाएगा, ठीक है, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है ना, ये 193 में जाएगा। आजकल कॉलोनी में मेरे जो है लड़के लोग उग्रवादी हो गए, गाड़ियाँ ऐसे चलाते हैं जैसे लगता है कि भाई हवा में एक बार में पहुंच जाएंगे वो लोग। तो रह करके ये चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, कभी दोपहर में हो, कभी शाम में। खैर, उनका लाइफ हो जाने। तुम लोग बाहर की आवाज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना, थोड़ा थोड़ा आएगा ही आवाज़, क्योंकि आसपास जो लोग हैं थोड़ा सहनशील है नहीं, खास करके आजकल का जो यूथ है थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। खैर, क्या हम लोग बता रहे थे, देखो भटक गए। हाँ, पुलिस रिपोर्ट क्या है भाई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस का क्या दायित्व बनता है, तो वो रिपोर्ट सबमिट करे न्यायालय में। पहले 173(2) में जाता था। अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर पाया गया है कि तुमने अपराध उसके द्वारा अगर किया गया, मतलब ऐसा एविडेंस मिल रहा है, तो क्या करती थी पुलिस, वो चार्जशीट सबमिट करती थी, वो चार्जशीट जमा करती थी, ठीक है ना। अदरवाइज मान लो इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं पाया गया, तो वो क्या करता था, वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करता था कि भाई इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिला ही नहीं अभियुक्त के खिलाफ। तो हर तरह से, चाहे इन्वेस्टिगेशन में मिले चाहे ना मिले, उसको रिपोर्ट सबमिट करना ही होगा, यह अनिवार्य है, ठीक है। तो यही बताया है तुम्हारा 2T में, ठीक है ना। खैर, जब आगे पढ़ोगे 193 वगैरह, तब और विस्तार में देखने को तुम्हें क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। अब आ गया तुम्हारा क्या, 2T के बाद 2U जो कि बात करता है पुलिस स्टेशन के बारे में। अब बताओ, इसके बारे में क्या ही बताऊं मैं, बताओ, ये कोई बताने लायक है? पुलिस स्टेशन सभी को पता है, हर स्टेट में होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, हर डिवीज़न में होना चाहिए, है कि नहीं? बताओ फिर। खैर चलो, यू के बाद क्या आता है, भी में क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील साहब हमारे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लोक अभियोजक, लोक अभियोजक। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई मेरे, ये बताओ, क्लियर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में कौन आ रहे हैं भाई, लोक अभियोजक आ रहे हैं। लोक अभियोजक यानी वही हमारे सरकारी वकील साहब, ये तुम्हारा केस किसके तरफ से लड़ेंगे, ये प्रोसिक्यूशन के तरफ से ही लड़ेंगे केस, ठीक है। जो पीड़ित पक्ष होगा ना, उसके तरफ से ही
ये केस कौन करे, क्या करेंगे, फाइट करेंगे, डिफेंस करेंगे पीड़ित पक्ष के तरफ से, ठीक है ना। सरकारी वकील साहब होते हैं, आगे इनका सेक्शन आएगा। ऐसा नहीं है कि ये सेक्शन नहीं आएगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब का तुम्हारा नियुक्ति कैसे होता है, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो ट्रेन ने भी कह दिया है कि हाँ पढ़ेंगे हम लोग, यहीं पे रेलवे स्टेशन है दानापुर, इसलिए कभी कभार ट्रेनें जब पास करती है तो आवाज़ आ जाता है। खैर चलो, और क्या बच गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2B। 2W पे क्या आएगा हम लोग का, सब डिवीजन, ठीक है भाई। हर डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीजन बनाया हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल ही बताते हैं, पटना क्या एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कोर्ट का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। मेन सिविल कोर्ट यहाँ पे कौन सा है, जो सत्र व्यवहार न्यायालय जो है वो है तुम्हारा पटना सदर का, ठीक है, पटना सदर का। यहाँ पर जो बैठने वाले मजिस्ट्रेट होंगे वो सीजीएम होंगे, ठीक है, वो जेएम फर्स्ट क्लास कहलाएंगे, जेएम सेकेंड क्लास कहलाएंगे, ऐसा कहलाते हैं, ठीक है। अब पटना सदर का 2 सब डिवीजन है, एक है तुम्हारा दानापुर, एक है तुम्हारा पटना सिटी। यहां पर जो मैजिस्ट्रेट बैठने वाले कहलाते हैं वो कहलाते हैं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट क्या कहलाते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कहलाते हैं। यहां पर भी सेम चीज बनी है। मान लो कि अगर तुम कोई केस जो दानापुर कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, वहां तुम अगर कोई पिटीशन लेकर के जा रहे हो जो ट्राइबल है किसी भी मैजिस्ट्रेट के द्वारा, तो तुम्हें यही अपने पिटीशन में लिखना होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको नोट डाउन बस समझ लो यार, ठीक है। तुम्हें यहाँ ये लिखना होगा कि इन द कोर्ट ऑफ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ऑफ दानापुर पटना, ठीक है ना, इस तरह से लिखना होगा। हम किसके कोर्ट में जा रहे हैं, तो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जा रहे हैं, जो कहाँ है, दानापुर पटना, ठीक है ना। तो यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है सब डिवीजन मीन्स सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में जो सब डिवीजन बनाए गए रहते हैं, जैसे पालीगंज है, मसौरी है, फिर तुम्हारा क्या बस यही हो सकता है। पुनपुन का तो खैर बात अलग है, वो तो पटना में ही आता है, पटना सदर में ही आता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं बस, और कुछ नहीं, बातें हैं जो रहने दो। चलो 2x जो है वो क्या आता है, समन केस, समन्स केस यानी सम्मन मामले, सम्मन वैसा मामला जिसमें कि सजा का प्रावधान 2 साल तक का हो, वह क्या होगा, समन मामला होगा। बस जिसमें सजा का प्रावधान 2 साल तक का हो, 2 साल तक का हो, वह मामला क्या कहलाएगा, समन मामला कहलाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। और 2y में क्या है, विक्टिम, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, पीड़िता। अब सभी को पता है पीड़िता किसको कहते हैं, ये बताने वाली बातें नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 2z क्या आता है, 2 का z होता है तुम्हारा क्या क्या क्या, वारंट केस, वारंट केस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ऐसे हिंदी में, वारंट मामले, ठीक है ना। कैसा मामला होगा ये, तो जिसमें सजा का प्रावधान 2 साल से ऊपर का हो, ऊपर का हो, वह क्या कहलाएगा, वारंट केस कहलाएगा। और जिसमें सजा का प्रावधान 2 साल या 2 साल से नीचे का हो, वो समन मामला कहलाएगा। पीड़िता का मतलब पता ही है, जिसके साथ अपराध हुआ होगा, जिसको लॉस हुआ होगा, आइदर मेंटली, फिजिकली, जो कुछ भी,
वह क्या होगा? वो पीड़िता होगा और कुछ नहीं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का सेक्शन नंबर 2 का सारा क्लॉजेस जो है, सारा सबसेक्शन जो है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है ना? चाहे 2 का सबसेक्शन 2 का सब क्लॉज ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, डी बोलो, सब कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना, नहीं दिक्कत होगा तो प्यार से लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर चैनल पे नए होगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? यही तुम्हारा मेरे प्रति क्या होगा? छोटा सा प्यार होगा, है कि नहीं? बताओ। चलो भाई, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो कि धारा नंबर 3, धारा नंबर 4 और धारा नंबर 5 होगा। क्योंकि अभी अगर इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं तो ये लेक्चर 1 घंटे का हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ताकि तुम लोग को ज़्यादा लेंदी भी नहीं लगे। ठीक है? तो धारा नंबर 3, 4, 5 नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, ख्याल रखो, मन लगा करके पढ़ो और क्या, नवरात्रि एंजॉय करो, है ना? सभी को हैप्पी नवरात्रि। प्रणाम, बाय बाय।